हेलो दोस्तों, 20 अगस्त के करंट अफेयर एट वन प्लेस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनके सभी बैकग्राउंड को लेकर के और उनके इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम को लेकर के बन सकता है, वो इसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो आज के इस करंट अफेयर प्रोग्राम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और इनमें से एक भी चीज अगर आपने मिस की तो ये ध्यान रखिएगा, उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और साथ के साथ जब कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप नोट्स कितनी बना लीजिए, लेकिन वो चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो बेहतर है कि एक बार ढंग से सुन लीजिए और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों को साथ सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेज से सभी करंट अफेयर के टॉपिक एक जगह कंपाइल करके देता हूं। तो आपको 10 जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह से अपने करंट अफेयर को कंप्लीटली तैयार कर लीजिए, जो कि आपके यूपीएससी को और टारगेट करते हुए है। साथ के साथ आप अदर एग्जाम्स भी देते हैं, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। और साथ के साथ एक चीज मैं और आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, वो है इसके अंतर्गत, अगर आपको याद हो तो वो है इसके सभी टॉपिक्स के वन लाइनर एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर रिवीजन के तौर पर। वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं, जिससे कि आप वहां से उसको कलेक्ट कर सकते हो और इन सब चीजों को लास्ट में रिवीजन कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने सोचा कि चलो उसको पढ़ लेंगे, उससे काम चल जाएगा, वीडियो देखने की क्या जरूरत है, तो बेटा ऐसे तो बहुत सारी चीजें हर जगह अवेलेबल हैं, वो इकट्ठी होती रहेंगी, वो कभी याद नहीं होती। सुनने से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें सही मायने में हमको तैयार हो जाती हैं, दिमाग में सेट हो जाती हैं। एक साइकोलॉजिकल है कि सुनने से हमें चीजें ज्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं। वो तो एक रिवीजन के लिए है, तो उसको आप कभी भी कलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स वन वन प्लेस, और 20 अगस्त का ये टॉपिक है। इसमें हम काफी सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के, जीएस पेपर 3 के, इवन जीएस पेपर 4 के लिए भी इसमें एक टॉपिक है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। और इसकी सभी पीपीटी वगैरह के लिए कलेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन कीजिए और फटाफट इसको कर लीजिए। और साथ के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज का मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो है मेढक किला। मेढक का किला, मेढक मतलब वो फ्रॉग वाला नहीं है, ये किला है, किले का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, इसलिए हिस्ट्री एंड कल्चर में इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। डेक्कन की वास्तुकला का एक कंसेप्ट है। अब ये चर्चा में क्यों रहा, उसका ध्यान है। भारतीय डाक विभाग ने तेलंगाना के 12वीं सदी के इस मेडक फोर्ट पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, यानी कि इस किले का। और इस किले के संदर्भ में बात आती है कि भाई चलो ठीक है भाई, इसका डाक टिकट जारी किया गया है, अच्छी बात है, सारी चीज बहुत बढ़िया है। ये तो हमारे लिए हमारी संस्कृति के पहचान का एक मुद्दा है, इससे हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, उसको धरोहर को हम सहेज पाएंगे, ये सारी चीजें रहेंगी रहेंगी। लेकिन बात आती है कि इस किले का बैकग्राउंड थोड़ा जाने कि भाई ये किस वंश का है। तो आपको बता दें कि पहली बात कि यह काकतीय वंश के समय में 1170 में शासक जो थे आपके काकतीय वंश के प्रताप रुद्र देव, वारंगल की सुरक्षा के लिए इसको बनवाया गया था। अब आपको याद आ रहा होगा वारंगल का द्वार समुद्र के होयसल, ठीक है ना, वारंगल के काकतीय, याद आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, याद आ गया ना। चलिए अच्छी बात है। मूल नाम इसका ऐतिहासिक जो वास्तविक नाम था, उसका नाम था मैथुकु दुर्गम, यानी कि मैथुकु दुर्ग, जिसे जिसका अर्थ होता है पके हुए चावल का दाना, इसको नाम से जाना जाता था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। बाद में काकतीय वंश के बाद इस पर कुतुब शाही डायनेस्टी और आसफ जाही शासकों ने इसको अपने कंट्रोल में लिया और यहां पर कई सारी मस्जिदें और कई सारे तोपखाने वगैरह भी जुड़ते चले गए। अब कहोगे सर ऐसा कैसे? एक्चुअली में इस क्षेत्र को आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस क्षेत्र को जीता गया, जब उसने दक्षिण भारत को जीता था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, देवगिरी वगैरह पर सारी चीजों पर कंट्रोल किया गया, दौलताबाद शहर बस गया था। बाद में जाकर के इसी क्षेत्र में आपके बहमनी शासकों का साम्राज्य स्थापित हुआ और बहमनी साम्राज्य भी आगे जाकर के 4-5 भाग में टूट गया। उनमें से एक है कुतुब शाही डायनेस्टी, बहमनी साम्राज्य की। तो उन्होंने इस पर अपना कब्जा किया और उसको
अपने आगे चलाते रहे। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ये रहा। अब इसका कंसेप्ट क्या है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह एक गिरि दुर्ग है, यानी कि पहाड़ी दुर्ग। गिरि यानी कि पहाड़ के ऊपर, जो ग्रेनाइट की चट्टानों पर बना हुआ है। दूसरा, इसका मुख्य द्वार में 3 द्वार है। प्रथमा सिंह द्वार है, गज द्वार है, इस तरह से प्रथमा है, सिंह है और गज द्वार में। ये 3 द्वार हैं, 3 गेट हैं इसके। नक्काशी की विशेष परंपरा इस पर है। इसमें पौराणिक पक्षी गंडभृंडु की नक्काशी है, जो काकतीय साम्राज्य का प्रतीक हुआ करता था। गंडभृंडु, इस तरीके से यहां पर आपकी नक्काशी की गई है। और यह गज द्वार का चित्र है जो आप देख सकते हैं, गज द्वार का। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इसमें 17वीं सदी में इसके सबसे ऊंचे बुर्ज पर कुतुब शाही काल की एक विशाल तोप है, जिस पर त्रिशूल अंकित है। इसका मतलब है कि कुतुब शाहियों ने बनवाई नहीं होगी, पहले के शासकों की रही होगी, जो उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा। त्रिशूल वाली ये रही। अब यह किला हिंदू वास्तुकला और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बेहतरीन संगम में से एक है। ये देखिए, दुर्ग कई सारे होते हैं। अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही कम से कम 8 से 10 तरह के दुर्गों की जानकारी दे रखी है उस समय कौटिल्य ने। यस, उनमें से देखेंगे तो एक गिरि दुर्ग होता है, गिरि यानी कि किले पहाड़ के ऊपर। एक होता है जल दुर्ग, जो पानी के बीच में होता है या पानी के साइड में होता है। एक होता है वन दुर्ग, जो जंगल में होता है। और एक होता है धनवन दुर्ग, डेजर्ट यानी कि बिल्कुल रेगिस्तान में। इस तरीके के आपके होते हैं। तो ये भारत की रक्षा वास्तुकला का एक नमूना है। और आपको पता है कि गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, ऐसे जो दुर्ग हैं, शिवाजी ने अपने समय में काफी सारे बनवाए थे, जिनको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। यस, पढ़ लीजिएगा, उसका एक लेक्चर है पूरा का पूरा शिवाजी के दुर्गों पर। मैंने पूरा एक लेक्चर लिया हुआ था, उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब एक अगला टॉपिक है लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बात आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यूएन पीस कीपिंग मिशन, इसमें जितनी भी शांति सेना जाती है वो विकासशील देशों से सबसे ज्यादा जाती है, विशेषकर भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के जैसे देशों से सबसे ज्यादा जाती है। तो लेबनान इजराइल पर सीमा के बढ़ते तनाव के बीच मानवाधिकार समूहों ने यूएनआईएफआईएल, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की उपस्थिति बनाए रखने की मांग की है कि भाई उसको बनाए रखिए, क्योंकि भाई लेबनान और इजराइल के बीच का संघर्ष हो रहा है इस वजह से। बात आती है यूएनआईएफआईएल की स्थापना 1978 में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी के लिए की गई थी कि भाई इनको वापस भेजा जाए। यूएनआईएफआईएल, ये रहा। ब्लू लाइन कंसेप्ट क्या होता है? यह लेबनान और इजराइल के बीच की एक सीमा रेखा है। ये रही, ये लेबनान है, ठीक है ना। और ये आपकी ब्लू लाइन है, ये रही। तो ये आपकी इजराइल और ये रही आपकी ब्लू लाइन का कंसेप्ट, ये रहा। इसको कहते हैं। ओके, भारत क्या कर रहा है? भारत 1998 से इंडबैट के रूप में यहां लगातार अपनी सैन्य टुकड़ी को तैनात कर रहा है, जिससे कि यहां पर लोगों की मदद की जा सके। इंडिया का अपना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बात आते हैं कि यूएनएससी का रिजोल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले यूएनएफआईएल का जनादेश और शांति सेना का सिद्धांत क्या है। यूएनएससी का रिजोल्यूशन नंबर 1701 2006 के युद्ध के बाद लिटानी नदी और ब्लू लाइन के बीच के क्षेत्र को असैन्यकृत किया गया था। ये रहा आपका, ये लिटानी नदी और ये जो है असैन्यकृत, ये रहा कि इस क्षेत्र में कोई भी सेना नहीं रहेगी, ठीक है ना, रहेगा। तो शांति सेना के सिद्धांत संबंधित पक्षों की सहमति हो, दोनों की, ये बिल्कुल निष्पक्ष रहेगी और केवल आत्मरक्षा में बल प्रयोग किया जाएगा, अपनी रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए बस। बाकी किसी से लड़ना झगड़ने का इसका कंसेप्ट नहीं है, बस शांति बनाए रखने का कंसेप्ट है। और इंटरनेशनल एंगल क्या है? शांति सेना को यूएन के चार्टर के अध्याय 5 वो 6 शांतिपूर्ण समाधान के और अध्याय 7 सैन्य कार्रवाई के बीच चैप्टर के बिहाफ पर माना जाता है। इन दोनों के बीच का माना जाता है कि ये शांति सेना भी रखेगा और सुरक्षा भी करेगा। ये यूएन का रेजोल्यूशन है और ये 2006 का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए।
प्रॉपरली। और ये 3 इसके सिद्धांत हैं। हो सकता है कि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिद्धांत क्या है? ओके? चलिए, अब एक टॉपिक है आपका एपकॉम्स 2.0 आरटीआई प्रशासन। एपकॉम्स क्या है? देखिए, अभी केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने आरटीआई अपीलों की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए एपकॉम्स 2.0 लॉन्च किया है, यानी कि अपील एंड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये रहा। अपील एप मतलब अपील करना, कंप्लेंट करना, मैनेजमेंट एंड सिस्टम। ये उन्होंने लॉन्च किया कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो जाना चाहिए, यानी कि एक तरीके की ये पेपरलेस व्यवस्था है, या दूसरी अपील और शिकायतों के लिए एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि सेकंड अपील के लिए है, फर्स्ट नहीं। इसमें क्या है कि आयोग के नोटिस और फैसले अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के से प्रमाणित होंगे, उस पर डिजिटली सिग्नेचर रहेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर का होगा। इससे रियल टाइम ट्रैकिंग होगी, नागरिक बिना दिल्ली गए मामलों की स्थिति और वीडियो सुनवाई कर सकते हैं। आप अपने घर बैठ करके अपने मामले की सुनवाई कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, अगर उससे संबंधित है तो। ऑनलाइन अपील होती है, डिजिटली स्क्रूटनी होती है, फिर रिमोट वीडियो हेयरिंग होती है, रिमोट वीडियो ऑर्डर दिया जाते हैं, डिजिटल साइन ऑर्डर होते हैं, फिर आपको आरटीआई का पूरा कंसेप्ट मिल जाता है। ये रहा, ये इसके थ्रू होगा, सब कुछ ऑनलाइन, पेपरलेस। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अगर लद्दाख में रहते हैं तो दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, केरल में रहते हैं तो दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, गुजरात रहते हैं तो वहीं रहिए, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं तो भी वहीं रहिए, और वहीं पर आपका बैठे बैठे काम हो जाएगा। है कि नहीं बढ़िया? तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 1 महीने के बाद अगर आप लोगों ने रियली में रजिस्टर बनाए हैं, तो 1 महीने के बाद कम से कम आपके पास लगभग मान के चलना तो 350 से ज्यादा टॉपिक का कंपाइलेशन होगा आपके पास में। 350 से कम टॉपिक होंगे, और वो टॉपिक होंगे जो कोर टॉपिक है। अब आप खुद सोच लीजिएगा, आपको अगर 1 साल आपने बैठकर करंट अफेयर पर इस तरीके से तैयारी कर ली, तो इसमें वो टॉपिक हैं जो जनरली जीएसए क्लास में आपको नहीं मिलते, और करंट अफेयर की जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें भी ये सारे टॉपिक कवर नहीं होते। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, करना चाहो करिए, नहीं करना चाहो मत करिए। अब केंद्रीय सूचना आयोग और आरटीआई तंत्र क्या है? देखिए, संवैधानिक स्थिति, आर केंद्रीय सूचना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। यह आरटीआई एक्ट 2005 के तहत एक वैधानिक संस्था है। 2005 के कानून के तहत बनाई गई थी। इसमें एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अधिकतम हो सकते हैं। इसमें धारा 19 के तहत दूसरी अपील तब होती है जब प्रथम अपील का फैसला आ चुका हो, और धारा 18 के तहत सीधे शिकायत की जाती है। धारा 18 के तहत सीधे शिकायत की जाती है, ठीक है ना? इस पोर्टल से लंबित मामलों में कमी आएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, ठीक है ना? ये रहे सियासी कलेक्शन, पीएम इसका चेयर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मिल करके इसके सदस्यों को चुनते हैं, अध्यक्ष को चुनते हैं। ये एक कंसेप्ट है कुल मिलाकर के। अब ये टॉपिक है यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स। हालांकि मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो, थोड़ा सा बड़ा, मतलब 10-15 मिनट का एक अकेला टॉपिक, जिससे कि आपको इसके सारे डायमेंशन क्लियर हो जाए। लेकिन तब तक मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर दे रहा हूं, सुन लीजिए क्या है कैसे है। अभी नई दिल्ली में हुए 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में विकासशील देशों ने यूरोपीय संघ के सीबीएम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का कड़ा विरोध किया है। यह होता क्या है? यूरोपीय यूनियन द्वारा आयातित उत्पादों जैसे लोहा, स्टील या कोई भी चीज, उन पर लगाए जाने वाला एक कार्बन टैक्स है। अगर यहां से कोई भी सामान यूरोपीय देशों में जाएगा तो वो इस पर कार्बन टैक्स लगाते हैं। भारत का ईयू को होने वाले निर्यात में लोहा और स्टील का हिस्सा अकेले 90% है, जिससे भारतीय उद्योग पर आर्थिक बोझ पड़ेगा कि भाई हमारी चीज महंगी हो जाएगी, टैक्स लगेगा तो। ब्रिक्स देशों का तर्क है कि यह टैक्स भेदभावपूर्ण है और विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन का अनुचित बोझ डालता है। इसका गलत तरीका है कि भाई हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और उतनी अच्छी चीजें नहीं है कि हम कार्बन एमिशन को रोक पाए।
तो नेचुरल सी बात है, हम जो कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे, जो भी कार्बन जहाँ जाएगा, उस पर आप कार्बन टैक्स लगा दोगे, हमारी चीज़ महँगी हो जाएगी। ये कांसेप्ट है, गलत बात है। ठीक है ना? अब कार्बन लीकेज और जलवायु न्याय का टकराव क्या है? अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी और आती है, कार्बन लीकेज। जब कठोर नियमों के कारण कंपनियां अपना उत्पादन कमजोर नियम वाले देशों में ले जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए यह किया गया था। यस। जैसे यूरोपीय यूनियन की कोई कंपनी हो, अपने देश में काम कर रही है, लेकिन पता चला कि वहां पर उस पर कार्बन एमिशन को लेकर के बड़ा कठिन टकराव है। तो उन्होंने भारत जैसे देशों में शिफ्ट कर दिया कि भाई यहां पर हम बना लेंगे। तो वहां पर तो साफ सुथरे हो गए, लेकिन कार्बन प्रदूषण का कंसेप्ट जो है वो इधर शिफ्ट हो गया। ये कंसेप्ट है। तो इसी को रोकने के लिए ये लाया गया कि भाई ऐसी कंपनियां जो भारत में जाकर के या अन्य देशों में जाकर के ये काम कर रही हैं और वहां से फिर माल इंपोर्ट हो रहा है, हम उन पर ये लगाएंगे। पर्यावरणीय एंगल क्या है? विकासशील देशों का तर्क है या समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के यूएन सिद्धांत का उल्लंघन करता है। समान लेकिन विभेदित, यानी कि विकासशील देश कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, हम सबकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन विभेदित होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आसमान में जो प्रदूषण फैलाया है वो हमने नहीं फैलाया। सबसे पहले तो आप सब लोग फैला करके उसको गंदा कर चुके हो। तो जिसने जितना फैलाया है वो उतना साफ करे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होनी चाहिए, ना कि वर्तमान के हिसाब से होनी चाहिए। ये कंसेप्ट है और ये सिद्धांत यूएन का है कि भाई सबकी भागीदारी लेकिन विभेदित। और भारत और चाइना जैसे देश यही मानते हैं। डब्ल्यूटीओ के नियमों से टकराव, यह टैक्स विश्व व्यापार संगठन के समान व्यवहार के नियमों के खिलाफ है। यस। और दूसरा, भारत की रणनीति, भारत कार्बन टैक्स के बजाय कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लागू कर रहा है। कार्बन ट्रेडिंग खरीद खरीद लो, हमको पैसे दे दो, हम तुम्हारे बदले में कार्बन सोख लेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो ये एक कंसेप्ट है। ओके, क्लियर हो गया? तो इसको पढ़िएगा। इस पर मैं और लंबा वीडियो बनाऊंगा कि इसके सारी चीजों पर क्या क्या कंसेप्ट हैं, किस किस तरीके से भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे प्रभाव पड़ेगा और इसके डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं, उस पर अलग सेपरेट वीडियो रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं सारे के सारे। अब एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक और भी है, H1N1 इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, सर्ज एंड वायरोलॉजी। ये बड़ा चर्चा में रहता है। कभी H5N1, कभी H1N5, इस तरह की कई सारी चीजें सुनोगे। ये वन वन है। मानसून के दौरान दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल सहित भारत के कई राज्यों में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के मामलों में मौसमी उछाल दर्ज किया गया बड़े स्तर पर। जहां देखो तब वहां पर हर जगह पर एक वायरल फीवर फैला हुआ है, जिस देखो बच्चे को उसको वायरल फीवर फैला हुआ है। 2009 की महामारी थी H1N1 के कारण 2009 में विश्व में सबसे बड़ा पैंडेमिक आया था। अब यह एक नियमित मौसमी मानव वायरस बन गया है, यानी कि मौसम में आएगा ही आएगा। इसके लक्षणों के 48 घंटे के भीतर एंटीवायरल दवा देना आवश्यक होता है, एंटीवायरल देवा आवश्यक पड़ जाता है इसलिए, और उसके बाद ये कंट्रोल हो जाता है। अब इसमें होता क्या है? इन्फ्लुएंजा टाइप ए केवल यही एक प्रकार वैश्विक महामारी पैदा कर सकता है। यह एक सिंगल स्ट्रेटेड आरएनए होता है, एसएस आरएनए वायरस है। इसके 8 खंड से आसानी से म्यूटेट करने में मदद मिलती है। जैसे आप इसको छींकते हैं, छींकने के बाद किसी के साथ में ये निकलता है, निकल कर किसी के साथ में जाकर के जुड़ जाता है और वहां पर फिर तुरंत अपनी रेप्लिका बनाना शुरू कर देता है और फिर शरीर में फैल जाता है बुरी तरीके से। तभी तो कहते हैं कि भाई जिसको सर्दी खांसी हो रही है उसको दूर रखिए, घर पर आराम करने दीजिए, उसको अलग कपड़े वगैरह साफ सफाई चाहिए, अलग करिए, स्कूल मत भेजिए, इसीलिए कहा जाता है। इसे हम लोग सामान्य तौर पर सर्दी जुकाम कहते हैं, लेकिन सर्दी जुकाम से कहीं ज्यादा है। ये दूसरों बच्चों से तुरंत फैलता है। ये प्रोटीन, इसमें क्या होता है कि एक ये एच प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं हेमाग्लूटिनिन, कोशिका से चिपकने में मदद करता है। और एन जो होता है न्यूरोमानाइडाइस, ये नए वायरस को बाहर निकलने में मदद करता है, इसलिए H1N1 कहा जाता है। इसके पुष्टि करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट सहित कराया जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। मुख्य दवा होती है ओसेल्टोविमिर, टेमीफ्लू। इसको दे दीजिए, अब काम हो जाता है टेमीफ्लू से, वो आराम से ठीक हो जाती है बच्चा, कोई भी ठीक हो सकता है। तो ये इसकी दवा है। लगातार म्यूटेट से होने के कारण आरएनए वायरस के लिए मजबूत जीनोम सर्विलांस बहुत जरूरी है कि भाई म्यूटेशन करके अपने आप को चेंज कर लेता है। अब इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और भी है, रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आया था, द हिंदू में काफ़ी चर्चा में रहा। एक्चुअली में नासा और भारत के डीआरडीओ घरेलू स्टार्टअप के साथ ने हाल ही में रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन के सफल परीक्षण किए हैं, जो प्रणोदन प्रवल्सन में एक बहुत बड़ी उछाल है। ये रहे। ये सबसे निचला हिस्सा होता है जहां हम लॉन्च व्हीकल लॉन्च करते हैं, तो सबसे नीचे आग जो निकलती है वो यही होते हैं। ये रहे। ये ट्रेडिशनल रॉकेट है और ये होगा रोटेशनल वाला। ये रहा। ये ट्रेडिशनल जिसमें सीधी आग नीचे निकलती है, इसमें रोटेट होकर के बाहर निकलेगी। इसका अभी परीक्षण किया गया है। यस। ओके। इसमें कंडीशन क्या है? यह नई तकनीक पारंपरिक इंजनों की तुलना में ईंधन दक्षता को 10 से लेकर के 25% तक बढ़ा देंगी। यस। उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इनका उपयोग हम हाइपरसोनिक मिसाइलों और गहन अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं? जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। साउंड से 5 गुना से ज्यादा की जो स्पीड होती है हाइपरसोनिक कहलाती है। साउंड से भी। तो उससे और ऐसे में जो लॉन्ग रेंज में आपके डीप स्पेस में जो सैटेलाइट जाने होते हैं, उनको बहुत लंबा थ्रस्ट चाहिए होता है, बहुत हैवी थ्रस्ट चाहिए होता है, ईंधन भी ज्यादा चाहिए होता है। उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। भारत का डीप टेक स्टार्टअप्स ने हैदराबाद में डीआरडीएल सुविधा में इस तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है। भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स ने अच्छा परीक्षण किया है। तो ये हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी का काफी वो सॉरी डिफेंस क्यों डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पारंपरिक इंजन जो वर्तमान में इंजन ईंधन को देता है, धीमी सबसोनिक गति से जलाते हैं, धीमी गति से। यानी कि ध्वनि की स्पीड से नहीं जाएगा, वो उससे थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है ना? आरडी तकनीक, ये एक रिंग जैसी नली में सुपरसोनिक शॉक वेव्स पैदा की जाती हैं बहुत तेजी से। वो बहुत तेजी से थ्रस्ट पैदा करता है। और निरंतर दबाव, ये धमाका बिना रुके गोल घूमता है और जिससे बिना गतिशील पुर्जे के भारी थ्रस्ट मिलता है। यानी कि अंदर ही अंदर घूमेगा और बहुत तेजी से थ्रस्ट आपको पैदा करेगा। यह अत्यधिक गर्मी पैदा करता है, जिसके लिए 3D प्रिंटेड कॉपर कूलिंग की आवश्यकता होती है, जिससे कि इससे इसको सुरक्षित रखा जा सके, गले नहीं, नुकसान ना हो हमारे सैटेलाइट को, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। उसके लिए होता है ये। तो इसको आप देख सकते हैं। और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं ना बेटा, उतना लिख लीजिए। एग्जाम में आएंगे, जब यूपीएससी का पेपर आएगा ना, तब ये डेफिनेट आएंगे। और इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो फिर सोचने में लगता है कि ये क्वेश्चन आए कहां से, किस तरीके से आए, क्यों बने, कहां से बने। ये तो हमने पढ़े ही नहीं। ये साइंस टेक वाले सर ने भी नहीं पढ़ाया। और बस साइंस टेक वाले सर कैसे पढ़ा देंगे भाई? उनको 20-25 क्लास में साइंस टेक खत्म करना होता है, 30 क्लास में साइंस टेक खत्म करना होता है। और उसमें बहुत सारे जो बच्चे होते हैं बेटा, कंडीशन पता है क्या होती है? उनमें से बहुत सारे बच्चों को साइंस टेक तो छोड़ दीजिए, साइंस की एबीसीडी ढंग से नहीं पता होती। उनको तो एक एक चीज पढ़नी है कि भाई सर, स्पेस क्या होता है, स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, स्पेस के अंदर कौन कौन सी हमारी लेयर होती हैं, कौन कौन सी ऑर्बिट होती हैं। वो पढ़ेगा या टेक्नोलॉजी पढ़ेगा इस लेवल की? और एक आपका अभ्यास, सैन्य अभ्यास है मैत्री 15th एक्सरसाइज। भारतीय सेना की 85 सदस्यीय टुकड़ी, जिसमें 9 गोरखा राइफल्स, 15वें भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री में भाग लेने के लिए थाईलैंड गई है। कौन गई है? 9 गोरखा राइफल्स, 85 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी है हमारी आर्मी की। किसके बीच का है मैत्री? भारत और थाईलैंड का। तो ये कहां हो रहा है? 15वां थाईलैंड में। शुरुआत, इस अभ्यास की शुरुआत 2006 में हुई थी, आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए की गई थी। यह अभ्यास हर साल भारत और थाईलैंड में बारी बारी से होता है। पिछले साल भारत में हुआ था, इस साल थाईलैंड में हो रहा है। यह घने जंगलों और अर्ध शहरी इलाकों में एक संयुक्त काउंटर इमरजेंसी का अभ्यास किया जाता है। आर्मी का है, भारत और रॉयल थाई आर्मी, इंडियन आर्मी, रॉयल थाई आर्मी, इनके बीच में होता है। और ये कहां हो रहा है? सूरत थानी में, थाईलैंड में इस समय का इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कहां हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय एंगल क्या है? ये सभी सामरिक मॉडल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 शांति के लिए खतरे के तहत डिजाइन किए गए हैं, उसी के तहत ये होते हैं। ड्रोन और आईईडी का सामना, इसमें बंधक बचाव, हेलीबॉर्न ऑपरेशंस और आईईडी नष्ट करने के अभ्यास शामिल हैं। जो हमारे डिटोनेटर्स वगैरह तमाम सारी चीजें होती हैं, ड्रोन होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, उनको नष्ट कैसे किया जाए, इस सारी चीजों की ट्रेनिंग होती है बाकायदा, और मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं। अन्य नौसेना अभ्यास क्या है? थल सेना के अलावा नौसेना भी
इसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन इसमें नहीं, अलग से। उसको कहते हैं इंडो थाई कॉर्पेट। एक होता है एक्साइज अयुत्थाया, अयोध्या और अयुत्थाया, इस तरीके से अयुत्थाया, जिसका अयोध्या का कंसेप्ट है। तो उस तरीके से आपका नौसेना का भी थाईलैंड के साथ होता है, कॉर्पेट और अयुत्थाया के नाम से। ये रहा। भारत थाईलैंड में होने वाले बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा गोल्ड में भी ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेता है। बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा गोल्ड में भी भारत जो है ऑब्जर्वर के रूप में रहता है। ये ध्यान रखना, इसमें भाग नहीं लेता, ऑब्जर्वर रहता है। ये मैरीटाइम का है, ये भी मैरीटाइम का है, ये मल्टीलेटरल है, ये रहे, ये मैत्री आर्मी का है, और ये अभ्युत्थाया आपका नेवी का है। तो ये चारों याद रख लीजिएगा आपके एक चार्ट के थ्रू। एक है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण योजना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने ईसीएमएस, यही ईसीएमएस इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत 21 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, 7,877 करोड़ रुपए के निवेश की। इससे क्या होगा, 10,000 से ज्यादा नौकरियां और 82,243 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा। यस, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के लिए। अभी क्या हुआ कि बजट वृद्धि की गई, भारी मांग के कारण बजट 22,919 करोड़ से बढ़ा करके 40,000 करोड़ रुपए इसके लिए कर दिया गया है, जिसमें से 7,877 करोड़ रुपए निवेश की संभावना है। नई योजना क्या है, 2020 में स्पेक्स योजना का यह उन्नत रूप है, उसी का सक्सेसर है, उससे और एडवांस है। ये 2020 में शुरू की गई थी SPECS, उसी का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम, ठीक है ना, उसी का है। अब ये नया लक्ष्य क्या है, 2030 तक भारत को $500 बिलियन का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम बनाना है, $300 बिलियन का। ये रहा। और इसमें केवल असेंबलिंग से हट करके कच्चे माल के निर्माण पर हमको जोर देना है। असेंबलिंग नहीं करनी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। यह है आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट। तो सबसे पहले स्टेज 1, आयात पर निर्भरता को जो घटाना है, यानी ठीक है ना, ये रहा। हमें निर्माण घटक यानी कि जो प्रोडक्शन है, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको बनाना है और उसकी सेल्फ असेंबलिंग करनी है और इंपोर्ट को डाउन करना है। ये हमारा कंसेप्ट है जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये रहा आपका कंसेप्ट। ओके, अब इसमें क्या है, घरेलू मूल्य संवर्धन। एक्चुअली में क्या होगा कि जब हम घर पे ही अपने इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उन्हीं को असेंबल करेंगे, तो हमारी चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। भारत विदेशी पुर्जों से फोन बनाता है, जिससे डीवीए का मात्र 15 से 20% होता है। डीवीए, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, क्योंकि हम विदेशों से कलपुर्जे मंगाते हैं, उसको असेंबल करके बनाते हैं। जैसे फोन हुआ, या आपके डिजिटल पैनल हुए, ठीक है ना, या आपके इस तरह के डिवाइस हुए, ये सारी जो चीजें हैं, ये हम मोस्टली वहीं से मंगाते हैं और यहां पर असेंबल करते हैं, केवल उनका रॉ मटेरियल आता है। तो इससे क्या होता है कि हमने रॉ मटेरियल मंगाया, भाई सारे छोटे छोटे पुर्जे इकट्ठे करके हमने मटेरियल मंगाया कि भाई ये 5,000 रुपए का है, तो इससे पढ़ करके वो रॉ मटेरियल मंगा करके ये पड़ गया लगभग 2,000 रुपए का। हमने इसकी असेंबलिंग कर ली, खर्च बढ़ गया इसका 3,000 रुपए का, और हमने इसको 4,000 रुपए में बेच दिया, इस तरीके से। तो 25% का प्रॉफिट इसमें मिल जाता है, लगभग इतना ही होता है डीवीए। अब इसका उद्देश्य क्या है हमारा ईसीएमएस का, हम घरेलू स्तर पर पुर्जे बनाकर डीवीए को 35 से 50% तक ले जाना चाहते हैं। यानी कि हम जो 2,000 रुपए के इसके इंस्ट्रूमेंट्स मंगा रहे थे, रॉ मटेरियल मंगा रहे थे, हम उसको अपने घर में ही 1,000-1,200 रुपए में क्यों ना तैयार कर लें, हम खुद ही तैयार कर लें। मैं कहता हूं कि 2,000 की जगह पर हमारा अगर 1,500 में भी बन के तैयार हो जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर विदेश से मंगा रहे हैं 2,000 रुपए का, तो भैया वो भी तो प्रॉफिट कमा रहा है ना, उसमें कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। तो उस प्रॉफिट को हम अपने यहाँ छोड़ देते हैं, हम खुद ही बना लेंगे, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग। ये रहा। तो इसलिए इसमें जैसे सेमीकंडक्टर हैं, आईसी की चिप हैं जो ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, या निषिद्ध पैसिव कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर हैं जो ऊर्जा का भंडारण करते हैं, ठीक है ना। ये ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाएगा। जब हम खुद बनाएंगे तो हमको एक्सपोर्ट भी करेंगे, हमको फायदा मिलेगा। तो यह है, स्पेक्स शुरू किया गया था 2020 में, सिंगल सब्सिडी, सीमित पुर्जे, बड़े उद्योगों पर जोर दिया गया था। ईसीएमएस हाइब्रिड प्रोत्साहन है, व्यापक तकनीक है, एमएसएमई और बड़ी कंपनियों सभी के लिए बनाया जा रहा है, दोनों के लिए, दोनों में अंतर यह है। एक है हंटिंगटन रोग बीमारी,
हंटिंगटन। वैज्ञानिकों ने हाल ही में हंटिंगटन रोग के न्यूरॉन्स की मृत्यु का नया कारण डीएनए का टूटना खोजा है। एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रयोग से बिना जीन एडिटिंग के इलाज संभव हो सकेगा इससे, हंटिंगटन डिजीज के इसमें बताया गया कि अगर डीएनए टूट जाता है तो हंटिंगटन जो डिजीज है वो भी खत्म हो सकती है। और इसके लिए मुख्य एलिमेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट XJB5131, ये वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो हो सकता है कि हंटिंगटन डिजीज का खतरा कम हो जाएगा। एक्चुअल में ये बेसिकली एक हंटिंगटन डिजीज एक ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है। माता पिता में से किसी से भी आपको ये फैल सकती है। माता पिता से आती है ये, जनरली 50-50% का रिस्क होता है। ये से कौन सा मस्तिष्क प्रभावित होता है? इससे बेसिकली हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क मतलब अंग, मतलब ब्रेन, जिसे हम बेसल गैंग्लिया को नष्ट कर देता है अंदर का, ये रहा। तो ये बेसल गैंग्लिया इनको नष्ट करना शुरू कर देता है, ये रहे, इस तरीके से कर देता है। और इससे क्या होता है? अनैच्छिक झटके, सोचने की क्षमता में कमी आती है। कोरिया है, सोचने की क्षमता, अनैच्छिक झटके, अचानक झटके लगते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। सोचने की क्षमता है, यस, हम लॉन्ग टर्म तक डीप थिंकिंग नहीं कर पा रहे, लोग सोच ही नहीं पा रहे, वो सारी चीजें होती हैं। और इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं था, सिर्फ लक्षणों को दबाने की दवाएं थी कि भाई इसके सिम्टम्स आते हैं, उनको दबाया कैसे जाए। तो ये हंटिंगटन डिजीज का है, ये इस तरीके से उसको चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है और उसको दिमाग को शांत कर देता है। ये स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, तो ये पूरा का पूरा इसको कवर, इस तरीके से कवर कर लेता है और ये हो जाता है बेसल गैंग्लिया का शोष गिरा। तो इसको समझ लीजिएगा, ये आपको जनरल साइंस में भी नहीं मिलता, कोई पढ़ाता भी नहीं है बेटा। अब इसके कंसेप्ट क्या होता है? म्यूटेशन। हमारा जो क्रोमोसोम होता है 4 पर स्थित एचटीटी जीन में गड़बड़ी के कारण होता है। ये हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं ना, जिसमें से भाई 22 यानी कि 23 माता से आते हैं, 23 पिता से आते हैं, मिलकर के 23 पेयर हो जाते हैं। तो उसमें से जो हमारा क्रोमोसोम नंबर हमारा 4 है, ये रहे, उस पर एचटीटी जीन में गड़बड़ी की वजह से होता है। इसको नोट कर लीजिएगा क्यों होता है। सीएजी रिपीट, डीएनए में सीएजी अनुक्रम सामान्य से अधिक बार 40% से अधिक का रिपीट होता है सीएजी। और इसकी वजह से क्या होता है? विषाक्त पॉलीग्लूटामाइन मस्तिष्क कोशिकाओं को मार देता है। ये रहा, ये एक जहरीला पॉलीग्लूटामाइन है, पॉलीक्यू कहते हैं, ये उसको मार देता है। और कंडीशन ये होती है कि म्यूटेंट प्रोटीन जो डीएनए मरम्मत करता है उसको रोकता है। जो म्यूटेंट बनता है, जो डीएनए आपके ब्रेन की सारी चीजों की रिपेयरिंग कर सकता है, वो उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ये रहा, डीएनए प्रोटीन मरम्मत को रोकता है। और इसमें क्या होता है? जटिल क्रिस्पर टेक्नोलॉजी थेरेपी के बजाय अब साधारण एंटीऑक्सीडेंट काम आएंगे। इसके लिए अब आपको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एंटीऑक्सीडेंट लीजिए और उससे डीएनए जो नुकसान करता है वो आपको क्या करेगा? अब नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट उसको खत्म कर देगा। ये है, ये सामान्य व्यक्ति का सीएजी होता है, ये मध्यवर्ती स्टेज है, ये कम जोखिम है, और ये आपके उससे ऊपर के जोखिम है। ये फुल डिजीज का सिम्टम्स है। हंटिंगटन डिजीज सीएजी रिपीट से जुड़ा लाइलाज रोग है। अब इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, आईएनएस इम्फाल और भारत ओमान नौसैनिक कूटनीति। अब कहोगे सर ये क्या चीज है? बिल्कुल, अभी देखिएगा। स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल ने ओमान के मस्कट में पोर्ट कॉल किया, जो नौसैन्य कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। हमारे स्टील्थ का नाम क्या है? आईएनएस इम्फाल ने, कि भाई यहां से एक कॉल किया, ये रहा पोर्ट कॉल, नौसैनिक कूटनीति का एक हिस्सा। इसके तहत क्या है? एक्चुअल प्रोजेक्ट 15B, ये विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा स्वदेशी युद्धपोत है। और स्टील्थ क्या है? जो जनरल स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जनरली रडार की पकड़ में नहीं आती। रडार की जो रेडियो वेव्स तरंगें जो होती हैं वो इसके टकरा करके इधर से उधर दिशा में निकल जाती हैं, वापस वहां नहीं लौटती। तो हमारा कैसा है? स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। और इस पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, स्वदेशी टारपीडो से लैस है। ये महिला नाविकों के लिए अलग आवास वाला पहला युद्धपोत है, कि इसके अंदर महिला नाविक जो है उनके लिए अलग से इसमें रूम वगैरह बने रहेंगे। इसमें 75% सामग्री पूर्णतः स्वदेशी है, मेक इन इंडिया का है। ये सारे कंसेप्ट है, ये रहा। अब बात आती है कि इसके तहत हुआ क्या।
एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सतह, हवा और पनडुब्बी सभी प्रकार के युद्ध करने में सक्षम है। यस, ये जैविक और परमाणु हमलों से बचाव के लिए टीएसीएस इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ये सब आपके पूछे जा सकते हैं। ओमान के छात्रों का दौरा सॉफ्ट पावर को बेहतरीन उदाहरण है। ये रहा। क्योंकि इससे क्या हुआ कि कुछ छात्र जो है ओमान घूमने गए थे, इसी जहाज से गए थे, इसलिए एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हुआ था, उसी के लिए था ये। व्यापारिक कार्गों की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत ओमान संबंध भारत पश्चिमी एशिया महासागर में स्थिरता के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। तो ये रहा आपका कंसेप्ट, नौसैनिक कूटनीति, युद्ध क्षमता और स्वदेशी तकनीक। तीनों के लेवल पर आईएफ का आईएनएस इम्फाल बेहतरीन एक डिस्ट्रॉयर है, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर। याद कर लीजिएगा इसके एक एक पॉइंट, क्योंकि इसी जहाज से बहुत सारे छात्रों का आना जाना हुआ है ओमान वगैरह में, इसी वजह से ये चर्चा में आया था। एक है राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार। कार्मिक मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधारों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 सेवानिवृत्त अधिकारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये रहा, आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर 2015 में शुरू किया गया ये पोर्टल है, अनुभव पोर्टल, जो रिटायर हो रहे अधिकारियों के अनुभवों और सफलताओं का दस्तावेजीकरण करता है कि भाई उन्होंने उनके अनुभव क्या रहे, उनकी क्या क्या चीजें रही और उनके क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीजें। यह भविष्य पोर्टल और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। यस, जो भविष्य से भी और डिजिटल जीवन प्रमाण उनसे भी कनेक्टेड है। बुजुर्गों को डिजिटल मदद के लिए स्वयं सहायता समूहों की एक पहल है, इससे पेंशन मित्र के तौर पर भी काम करता है। ये रहा। अब बात आती है कि इसका कंसेप्ट क्या है, अनुभव पोर्टल क्या करता है और जीवन प्रमाण फेस ऑथेंटिकेशन क्या है। एक्चुअल में इसका पुरस्कार देने के पीछे जो असली लक्ष्य है वो है सुशासन का, यही है इथिक्स का मुद्दा, कि भाई जो अधिकारी इतने लंबे समय तक काम किए हैं उनके अपने जीवन में क्या क्या अच्छा किया है, अगर वो सारी चीजें आपको, हमको, सभी लोगों को जानने का मौका मिले तो हमें इथिक्स गवर्नेंस को चलाने में एक बेहतरीन हमें एक अनुभव मिलेगा। और यही चीज हमको चाहिए ही, यही है सुशासन। इससे क्या हो रहा है, अधिकारी रिटायर होने से पहले अपने प्रोजेक्ट्स पर 5,000 शब्दों का एक लेख लिखते हैं। इसके तहत रिटायर होने से पहले ही 5,000 शब्दों का अपना एक आर्टिकल लिखते हैं। नियमों का सरलीकरण, पुराने और जटिल नियमों को हटाने का इसका सुझाव है इसमें, कि भाई पुराने हटाए जाएं। या नए प्रोविजनरी अधिकारियों के लिए केस स्टडी है कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप कुछ समय के लिए प्रोविजनरी तौर पर रहते हो, 3-6 महीने के आसपास, साल भर के आसपास, तो आपके लिए एक स्टडी है कि सीख मिलेगी कि भाई पुराने अधिकारी जो रिटायर हुए उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या कही है, उनको पढ़िए, उससे आपको अनुभव मिलेगा। और ये भ्रष्टाचार रोधी सुधारों, एंटी करप्शन पर एक प्रैक्टिकल एक आइडिया भी होगा कि भाई उन्होंने कैसे किया, किस तरीके से किया। और व्यक्तिगत अनुभव को सरकारी संपत्ति में बदलना, ये एक पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बना रहेगा। तो ये है सेवानिवृत्त पोर्टल पर लेख, मूल्यांकन, नए अधिकारियों की सीख और बेहतर नीति का आगे के लिए इंप्लीमेंटेशन होगा, समझ विकसित होगी, सारी चीजें हैं। अब बताइए अच्छा लगा कि नहीं लगा? यही है चीज, जो मैंने कहा था कि इथिक्स का एक टॉपिक भी है, पढ़ लीजिएगा। और इस तरह के सुझाव आप निबंध में लिख सकते हो, एथिक्स में लिख सकते हो, प्रैक्टिकली एग्जांपल के तौर पर कि सरकार क्या इस समय इंप्लीमेंटेशन कर रही है। ओके। अब एक है डीएनए रेप्लिकेशन एंड हेलिकेस एंजाइम। ये साइंस टेक का, आज आपको लग रहा होगा कई सारे हैं, इस बार इकोलॉजी एनवायरमेंट का एक भी टॉपिक नहीं है, वो डिपेंड करता है टॉपिकों के ऊपर। नेचर पत्रिका ने शोध में बताया कि कोशिकाएं मॉलिक्यूलर सेफ्टी कैच का उपयोग करके हेलिकेस एंजाइम को नियंत्रित करती है, जिससे जीनोम सुरक्षित रहता है। यस, जीनोम की सुरक्षा के लिए हमारी जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, मॉलिक्यूलर सेफ्टी कैच का उपयोग करके हेलिकेस एंजाइम को कंट्रोल करती हैं, और इसी से हमारा जीनोम सुरक्षित रहता है। ये नेचर पत्रिका ने बताया है। ठीक है।
डीएनए संरचना यह एक डबल हेलिक्स, एक हाइड्रोजन बॉन्ड एटीजी से जुड़ा हुआ, जैसे कि आपका डीएनए होता है वैसे ही। और ये होता है हेलिकेस एंजाइम। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो आपका ये जो डीएनए है ये आराम से बना रहेगा। डबल हेलिक्स मॉडल है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। यहां पर अगर ये हेलिकेस एंजाइम एंटर कर गया तो ये इसको तोड़ देगा और इसको नष्ट करते हैं, इसको कंट्रोल करती है मॉलिक्यूलर सेफ्टी कैच के थ्रू। यही है रेप्लिकेशन। कोशिका विभाजन के समय डीएनए की कॉपी बनने की प्रक्रिया होती है, रेप्लिकेशन कहते हैं इसको। भाई जब नया बनता है तो हेलिकेस एंजाइम डीएनए के दोनों धागों को खोलता है ये। यस, तभी तो जाकर के आपका कोशिका का विभाजन होगा, ठीक है ना। और यह एटीपी ऊर्जा का उपयोग करके बॉन्ड्स को तोड़ता है, इसको तोड़ता चला जाता है, तोड़ करके फिर डिवीजन करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी करता है, ये ध्यान रखना। नियंत्रक हेलिकेस का सही समय पर एक्टिव होना जीनोम की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और इनएक्टिव और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तोड़ भी देगा, नुकसान भी करेगा। चिकित्सकीय कोण, इसके म्यूटेशन से बुढ़ापा जल्दी आता है। जैसे जैसे ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ये चीजों को तोड़ेगा। म्यूटेशन से बुढ़ापा जल्दी आता है और कैंसर के खतरे भी बढ़ जाते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है इससे। यही मैंने खतरा बताया था कि भाई अगर ज्यादा होगा तो भाई जल्दी जल्दी कोशिकाओं को मारना भी शुरू कर देगा, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होंगी, सारी चीजें नहीं होंगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, कैंसर होने लगेगा। तो ये है कंसेप्ट। हेलिकेस डीएनए को खोलकर रेप्लिकेशन फॉर्क को बदलता है, उसको ये इस तरीके से। टोमोइजोमरेज डीएनए खुलने के समय आई हुई ऐठन को काम करता है। ये रहा, ये इस तरह की ऐठन होती है उसको कम करता है। पॉलीमरेज ये खुले धागों पर नए बेस जोड़कर नया डीएनए बनाता है। तो ये आपके एंजाइम हैं जो आपके जीनोम के समय में हेल्प करते हैं। अगर ये ना हो तो काम नहीं हो पाएगा। ये टूल किट कंपैरिजन चार्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इतनी डीप में आप लोगों को कोई भी बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं पढ़ाने वाला है, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आज आपको कम से कम मान के चलिए तो लगभग 14 टॉपिक, लगभग 12-13 टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने आपको आज। यस, तो जितने टॉपिक हो सकते हैं उतने मैं कवर कराता हूं। कभी 8 भी होते हैं, कभी 12 भी होते हैं, कभी 10 भी होते हैं, कभी 11 भी होते हैं। ये डिपेंड करता है टॉपिकों के ऊपर। और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। और इसके लिए इनके जो टॉपिक्स के क्विक रिवीजन पॉइंट हैं, टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपके अपने नए एपिसोड के साथ में। थैंक यू वेरी मच।